हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हमें आप लाते हैं हॉलीवुड मूवीज की हिंदी एक्सप्रेशन। तो इस बार हम करेंगे बहुत ही बेहतरीन मूवी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2013 में। इसका नाम है ओनली लवर्स लेफ्ट अलाइव। ये एक रोमांस हॉरर मूवी है। इसे IMDb ने 7.3 की रेटिंग दी है। इसे रोटेन टोमेटोज ने दिए 86% और इसे मेटाक्रिटिक ने दिए हैं 79% और इसे 89% लोगों ने लाइक किया है। इसके डायरेक्टर थे जिम जारमुश। इस मूवी का बजट था $7 मिलियन का। इस बेहतरीन मूवी की बेहतरीन कास्ट है टॉम हिडलसन जिन्होंने रोल प्ले किया एडम का, टिल्डा स्विंटन ने रोल प्ले किया ईव का, मिया वासी कोवस्का ने रोल प्ले किया एवा का, जॉन हर्ट ने रोल प्ले किया मार्लो का, एंटन यकीन ने रोल प्ले किया इयान का और भी कई अमेजिंग कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। क्रिटिक्स ने इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था। उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि ये मूवी 2010 से लेकर अभी तक की 4th ग्रेटेस्ट मूवी है। इस मूवी को सिर्फ रात रात में शूट किया गया है। ये मूवी एक वैम्पायर कपल की है जो कि बहुत ही लंबे समय से अमर है। ये मूवी दिखाती है कि वो किस तरह 21st सेंचुरी में भी सरवाइव कर रहे हैं। ये कहानी बाकी सारी वैम्पायर स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है एक मैरिड कपल एडम और ईव से। दोनों कई सौ सालों से मैरिड हैं। दोनों दुनिया के अलग अलग हिस्से में रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, दोनों वैम्पायर्स हैं तो दिन ढल जाने के बाद ये उठते हैं। एडम अपने हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ल्यूट पकड़े बैठा होता है। वो डिट्रॉइट नाम के शहर में रहता है। उसका कमरा एक पूरे स्टूडियो की तरह लगता है। हर तरफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, रिकॉर्ड्स ही नजर आते हैं। इस बात से पता चलता है कि उसे म्यूजिक का शौक है। दूसरी तरफ हम ईव को देखते हैं। वो अपने बेडरूम में लेटी होती है। उसके चारों तरफ बुक्स ही बुक्स बिखरी होती है। ईव एडम से दूर टैंजीर में रहती है। ईव उठती है और बाहर के माहौल को देखती है। एडम को सीसीटीवी में एक कार दिखती है। उस कार में से एक लड़का कई सारे गिटार्स निकाल रहा होता है। इस लड़के का नाम इयान है। इयान को एडम की सच्चाई बिल्कुल भी नहीं पता। वो एडम के लिए एंटीक गिटार्स लाता है। एडम जिस तरह से म्यूजिक बनाता है और उसे फील करता है, इस वजह से वो म्यूजिक का शौकीन है और उससे जुड़ी हुई चीज़ों का भी। इसलिए उसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इतने अच्छे अच्छे गिटार्स को देखकर एडम इम्प्रेस होता है। उन्हें उन सारे गिटार्स के बारे में पता होता है। एडम फिर चेट एटकिंस का गिटार उठाता है। एडम कहता है कि मैंने एक बार एडी कॉकरेन को ये बजाते देखा था। इयान ये सुनकर बोलता है कि क्या तुमने एडी कॉकरेन, एक हिस्टोरिक फेमस म्यूजिशियन को सच में देखा था? एडम कहता है हाँ, मैंने यूट्यूब पर देखा था। एडम का पास्ट बहुत ही अलग तरह का रहा है। उसने कई बड़े लोगों के साथ काम किया है। इयान एडम को कहता है कि तुम इतना अच्छा म्यूजिक बनाते हो तो तुम परफॉर्म क्यों नहीं करते? एडम कहता है मुझे नहीं पसंद। एडम जितना हो सके भीड़ से बचता है। फिर एडम इयान से सारे गिटार्स खरीद लेता है और इयान से कहता है कि तुम मेरे लिए एक चीज ला सकते हो? इयान कहता है हाँ। तब एडम उससे एक वुड से बनी बुलेट की डिमांड करता है। वो इयान को कुछ स्पेसिफिक वुड्स के नाम बताता है। इयान उससे पूछता है कि तुम्हें वुड से बनी बुलेट क्यों चाहिए? तब एडम कहता है कि मैं उसे अपने म्यूजिक प्रोजेक्ट में यूज करूंगा। फिर इयान कहता है मैं तुम्हें बुलेट ला कर दूंगा। इसके बाद इयान एडम से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ? तब एडम उसे मना कर देता है और घर जाने के लिए कहता है। फिर ईव तांजीर में अपने घर से निकलती है। वहाँ के सारे लोकल लोग ईव को देखते हैं। ईव वहीं के लोकल रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ ईव बिलाल नाम के आदमी से मिलती है जो कि एक नॉर्मल इंसान है। उसे पता है कि ईव एक वैम्पायर है। ईव उससे अपने पुराने दोस्त क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में पूछती है। बिलाल मार्लो का केयर टेकर है। वो कहता है कि मार्लो ठीक है। फिर मार्लो खुद वहां आ जाता है। मार्लो कई सदियों पुराना वैम्पायर है। जब ईव उसे उसके नाम से बुलाती है तब वो मना कर देता है कि मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। दरअसल ये एक बहुत फेमस ऑथर था और वैम्पायर होने की वजह से ये मर ना सका। इसलिए इसने 1593 में अपनी झूठी डेथ पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट की। बेसिकली ईव यहाँ पर फ्रेश ब्लड लेने आती है जो कि उसे बिलाल और मार्लो अरेंज कराते हैं, क्योंकि अगर ये फ्रेश ब्लड नहीं पिएंगे तो कमज़ोर पड़कर मर जाएंगे। मार्लो ईव के लिए 2 खून से भरी बॉटल्स के पैकेट रखता है। उनमें से एक पैकेट ईव उठाती है और मार्लो को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। एडम भी अपनी ब्लड की नीड को पूरा करने के लिए अपने घर से निकलता है। वो जिस जगह रह रहा होता है उसे देखकर लगता है कि उस जगह पर और कोई नहीं रहता।
एडम एक डॉक्टर की ड्रेस में वहाँ के एक लोकल ब्लड बैंक में जाता है। एडम डॉक्टर वॉटसन से डॉक्टर फॉस्ट बनकर मिलता है। वो डॉक्टर वॉटसन को पैसे देकर ब्लैक में बहुत सारा ब्लड ले लेता है। वॉटसन कहता है कि ये सारा ब्लड ओ नेगेटिव है। कहीं ना कहीं डॉक्टर वॉटसन को भी एडम पर शक है कि वो इतने सारे ब्लड का करता क्या है, पर उसे अपने पैसों से मतलब है। हॉस्पिटल से निकलते वक्त एडम एक पेशेंट को देखता है जिसके घाव से खून निकल रहा होता है। उस खून को देखकर एडम के अंदर का वैम्पायर बाहर आने लगता है, पर एडम अपने आप पर कंट्रोल कर वहां से निकल जाता है। अपने अपने घरों में तीनों ब्लड को एक छोटे से ग्लास में डालकर पीते हैं, जिसे पीने के बाद उन्हें एक अलग सा नशा होता है। बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। इतने आराम के बाद ईव एडम को कॉल करती है। एडम बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी के थ्रू ईव का कॉल पिक करता है। एडम से बात करने के दौरान ईव को पता चलता है कि एडम बहुत परेशान है। ईव पूछती है, एडम क्या बात है, तुम्हें ब्लड की सप्लाई नहीं मिल रही है क्या? एडम कहता है, ऐसी बात नहीं है। ये ज़ॉम्बी जिस तरह से दुनिया को ट्रीट करते हैं ये बहुत अलग है। ज़ॉम्बी से एडम का मतलब इंसानों से है। वो इतने लंबे समय से जिंदा है तो उसने दुनिया को हर स्टेज पर देखा हुआ है। वो इस दुनिया को बहुत ही अलग नजरिए से देखता है। अब एडम म्यूजिक से पूरी तरह जुड़ना चाहता है। ईव को लगता है कि एडम थोड़ा डिप्रेस है, इसलिए वो कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। फिर एडम अपने टाइम को पास करने के लिए नए नए म्यूजिक बनाता है, रिकॉर्डिंग्स करता है। उस पुराने स्टूडियो में मॉडर्न वर्ल्ड से दूर म्यूजिक के प्यार में खोते हुए हर तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाता है। तभी उसकी डोरबेल बजती है। वो देखता है कि उसे कुछ फैंस ने इंटरप्ट किया होता है, पर वो कोई रिप्लाई नहीं देता। ईव तांजियर से पेरिस की और पेरिस से डिट्रॉइट की रात की फ्लाइट बुक करती है। ईव के पास कई सारे पासपोर्ट्स, आईडी कार्ड्स और बहुत सारी अलग अलग करेंसी होती है। फिर वो अपनी बुक कलेक्शन में से कुछ फेवरेट बुक्स निकालती है और उन्हें पढ़ने लगती है और कुछ बुक्स को पैक कर लेती है। इसके बाद एडम के घर पर इयान आता है। वो उसके लिए वुडन बुलेट लाया होता है, वही बुलेट जो एडम ने मंगाई होती है। एडम उस बुलेट को देखकर कहता है कि ये परफेक्ट है। फिर वो इयान को पैसे देने लगता है। इयान कहता है कि एडम, तुमने मुझे ऑलरेडी बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, तुमने तो मेरी विंटेज स्पोर्ट्स कार भी खरीद ली थी। फिर इयान एडम से पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। एडम कहता है कि कल रात कुछ पागल फैंस मेरे घर की डोरबेल बजा रहे थे, जिससे मैं बहुत डिस्टर्ब होगा। इयान कहता है कि उन्हें पता कैसे चला, यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। चलो कोई बात नहीं, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं सावधानी से एक अफवाह फैला दूंगा कि तुम यहाँ नहीं रहते, तुम कहीं और रहते हो, तुम टेंशन मत लो। एडम के पास जाने से पहले ईव मार्लो से मिलती है। वो मार्लो को सब बताती है। मार्लो उसे बताता है कि ईव, तुम्हारी बहन एवा को मैंने सपने में देखा था। ऐसे ही वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। इसके बाद ईव डिट्रॉइट के लिए निकल पड़ती है। एडम सुसाइडल हो रहा है। वो एक दीवार के सामने जाता है जिस पर बहुत सारे आर्टिस्ट की फोटोज लटकी होती है। फिर एडम अपनी छाती पर रिवॉल्वर रखता है, पर खुद को गोली नहीं मार पाता। डिट्रॉइट आते समय प्लेन में ईव के सामने एक पैसेंजर की उंगली कट जाती है। ईव को वो ब्लड की स्मेल पागल कर रही होती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करती है। फ्लाइट लैंड हो जाने के बाद ईव टैक्सी लेकर एडम के घर चली जाती है। एडम जैसे ही ईव को देखता है वो उसे पैशनेटली किस करने लगता है। फिर ईव एडम के घर की तारीफ करती है। एडम और ईव बहुत सारी बातें करते हैं। ईव बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इसके बाद एडम ईव को काली घनी रात में बाहर घुमाने ले जाता है। दोनों कार में खाली सड़कों पर म्यूजिक सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। एडम ईव को डिट्रॉइट के मोटाउन म्यूजियम के बारे में बताता है। फिर एडम ईव को फेमस अमेरिकन सिंगर जैक वाइट का घर दिखाता है जहां वो बड़ा हुआ। रात खत्म होने से पहले एडम ईव को मिशिगन थिएटर ले आता है। ये एक हिस्टोरिक जगह होती है जिसे हेनरी फोर्ड ने 1920 में बनवाया था। वो बताता है कि यहाँ 4000 से ज़्यादा लोगों के बैठने के सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं। यहाँ लोग कॉन्सर्ट और म्यूजिक देखने आया करते थे। इसके बाद एडम घर आ जाता है। वो ईव के साथ चेस खेलता है। ईव एडम को बातों में फंसाकर चेस में हरा देती है। दोनों फिर ओ नेगेटिव वाली i6 खाते हैं। फिर एडम एक रोमांटिक म्यूजिक प्ले करता है, लेकिन जब दोनों डांस करना शुरू करते हैं तभी लाइट चली जाती है। फिर एडम ईव के साथ अपने घर के बैकयार्ड में जाता है। वहां उसने अपने घर और अपनी कार को पावर देने के लिए एक बहुत ही अजीब टेक्नोलॉजी वाली मशीन बनाई होती है। थोड़ी देर बाद एडम खुद बताता है कि ये मशीन ओरिजिनली निकोला टेस्ला से इंस्पायर्ड है। इसे डायनामो से पावर मिलती है। जैसे ही एडम इस मशीन को ठीक करता है पावर वापस आ जाती है।
फिर वो दोनों उधर ही यार्ड में बिन मौसम उगे मशरूम्स को देखते हैं। इसके बाद कुछ दिनों तक दोनों के ऐसे ही मज़े चलते रहते हैं। फिर एडम ईव से कहता है कि मुझे सपने में तुम्हारी बहन नज़र आई और मुझे अभी ब्लड लेने भी जाना है। ईव उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। एडम कहता है नहीं, हमें कुछ काम खुद ही करने पड़ते हैं। फिर एडम के वहाँ से निकल जाने के बाद ईव अपनी और एडम की शादी की फ़ोटो देखती है। ये उनकी तीसरी शादी होती है जो कि जून 23, 1868 में हुई। वो दोनों उस फोटो में बहुत ही यंग नज़र आ रहे होते हैं। फिर ईव को बेड के पास रिवॉल्वर मिलती है और रिवॉल्वर में लगी बुलेट जो कि वुड की है वो उससे समझ जाती है। हॉस्पिटल में जब एडम ब्लड ले रहा होता है तब डॉक्टर वॉटसन उससे कहता है कि शायद तुम्हारा शरीर पीला पड़ रहा है, तुम्हें थोड़ी सनलाइट लेनी चाहिए, विटामिन डी की सख्त ज़रूरत है। एडम इस बकवास पर ध्यान ना देते हुए घर आ जाता है। घर आते ही ईव उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई दूसरा वैम्पायर परेशान कर रहा है। एडम कहता है मैंने कभी किसी दूसरे वैम्पायर को नहीं देखा। फिर ईव उस गन को अपनी छाती पर पॉइंट करती है। एडम तुरंत ईव से गन छीन लेता है। वो कहता है कि कभी ऐसा दोबारा मत करना, मैं तो बस उन ज़ॉम्बीज़ से परेशान हूँ और उनका जो डर है उनकी खुद की इमेजिनेशन से। ईव कहती है ये इंसानों का नॉर्मल स्वभाव है और तुम मरने को लेकर इतने जुनूनी क्यों हो। इतनी अच्छी लाइफ मिली है, इसे स्पेंड करो, नेचर में, फ्रेंडशिप में, प्यार करो, डांस करो। जीवन से छुटकारा पाने के लिए सुसाइड करना कोई रास्ता नहीं है, इसे मज़ेदार बनाओ, अपनी लाइफ को जियो। फिर ईव एक रोमांटिक म्यूजिक प्ले करती है, दोनों डांस करते हैं। फिर एडम और ईव एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में दोनों प्लैनेट्स की बनावट के बारे में बातें करते हैं। उस दौरान ईव एडम को बताती है कि मुझे भी अपनी छोटी बहन एवा का सपना आया था और मार्लो को भी उसका सपना आया था, मुझे लगता है वो हमें ढूंढ रही है। एडम कहता है ये क्या बकवास है, उसे तो किसी कॉफिन में सोते रहना चाहिए। फिर दोनों उस लॉन्ग ड्राइव से घर आ जाते हैं। एडम घर की लाइट्स को जली देखता है और उसका म्यूजिक भी ऊपर चल रहा होता है। जब वो ऊपर जाता है तब वहाँ ईव की यंगर सिस्टर एवा होती है जो कि लॉस एंजलिस से आई है। एवा कहती है कि मैं तुम सबको मिस कर रही थी और मुझे भूख भी लग रही है, कुछ अच्छा है क्या पीने के लिए। एडम गुस्से में कहते हैं कि ये यहाँ नहीं रुक सकती, लास्ट टाइम जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ईव कहती है कि उस बात को 87 साल हो गए हैं। एवा कहती है कि मैं थोड़े दिन ही यहाँ रुकूंगी, फिर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर एडम एवा को फ्रेश ब्लड देता है पीने के लिए। इसके बाद जब ईव और एडम सो रहे होते हैं तभी एवा उन्हें डिस्टर्ब कर देती है। वो कहती है कि हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। फिर एडम ईव और एवा को इयान के साथ एक क्लब में लेकर जाता है जहाँ क्लब का बैंड व्हाइट हिल्स एडम का ही म्यूजिक प्ले कर रहा होता है। सभी उस म्यूजिक को एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर इयान म्यूजिक रिकॉर्ड की डील करता है, जिससे डील करता है वो लोग एडम को देख रहे होते हैं। इसके बाद इयान एवा को बियर ऑफर करता है पर वो मना कर देती है। एवा अपने साथ एक बोतल में ब्लड लाई होती है और उसे पीने लगती है। एडम और ईव एवा को देख रहे होते हैं। फिर ईव और एडम भी उस बोतल में से दो दो घुट पीते हैं। इयान भी एवा से वो मांगता है, तभी एडम अपनी सुपरनैचुरल स्पीड से वो बोतल छीन लेता है। एवा इयान पर लाइन मार रही होती है। फिर एवा इयान के साथ डांस करने लग जाती है। एडम ईव से कहता है कि हमें सुबह होने से पहले घर जाना चाहिए। इसके बाद सब घर आ जाते हैं। घर पर एवा मस्ती के मूड में होती है। एडम इयान को घर जाने के लिए कहता है। एवा कहती है कि इयान थोड़ी देर मुझसे बातें करेगा और घर चला जाएगा। फिर एडम और ईव सोने चले जाते हैं। फिर अगली रात को ईव उठती है, वो एडम को भी उठाती है। वो कहती है कि अब एवा के जाने का समय हो गया है। ईव एवा को जगाने जाती है। वो स्टूडियो में घुसते ही शॉक हो जाती है। उस जगह की हालत बहुत बुरी कर दी गई थी और तो और इयान भी एवा के काटने से मर गया होता है। ईव गुस्से में एवा से कहती है कि तुमने क्या किया। एवा कहती है कि इयान बहुत ही क्यूट था इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। जब एडम वहाँ एंटर होता है तब उसका गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। ये गलती शायद एवा ने पहले भी की थी। एडम एवा से गुस्से में कहता है कि तुमने इयान का खून पी लिया, ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है ये इंसान एक म्यूजिक इंडस्ट्री से था, पता है तुम्हें कितने लोगों ने इसे कल रात हमारे साथ देखा होगा। इसके बाद ईव और एडम एवा को उसके सामान के साथ घर के बाहर फेंक देते हैं। वो कहते हैं एवा यहाँ से दफा हो जाओ और अपनी शक्ल मत दिखाना। एवा भी उन्हें गुस्से में गालियां देते हुए एले वापस चली जाती है। फिर एडम सोफे पर अपना टूटा गिटार यानी गिब्सन पकड़े बैठा होता है। वो ईव से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इयान की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा
मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा बड़ा इशू क्रिएट हो। दोनों इयान की बॉडी को कार की डिक्की में डालकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जैसे ही पुलिस उन्हें क्रॉस करके जाती है, उनका टेंशन लेवल एकदम से ऊपर चला जाता है। उसी दौरान एडम को एक गुमनाम फैक्ट्री के बारे में याद आता है जो कि बहुत सालों से बंद होती है। एडम ईव के साथ वहां जाता है और वो दोनों इयान की बॉडी को वहां एक एसिड पूल में फेंक देते हैं। उस एसिड पूल में उसकी बॉडी का नामो निशान मिट जाता है। इसके बाद दोनों घर आ जाते हैं। घर पर जब एडम अपनी चीजें समेट रहा होता है, तब एक फैंस का ग्रुप उसके घर के बाहर जमा हो जाता है। ईव को लगता है कि उनका यहाँ रुकना सेफ नहीं है, इसलिए वो वापस तांजियर के लिए 2 टिकट्स बुक करती है। फिर एडम और ईव लिमिटेड सामान के साथ सब कुछ वहीं छोड़कर तांजियर आ जाते हैं। तांजियर में ईव का घर कॉलोनी के थोड़ा अंदर की तरफ होता है, इसलिए उन्हें सामान उठाकर वहां तक जाना पड़ता है। ये दोनों अभी बहुत ही ज्यादा भूखे हैं। अब ये धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। वहां से निकलते वक्त वहां के लोकल लोग इन्हें ड्रग्स के लिए पूछते हैं। उन्हें इग्नोर करते हुए ईव घर आ जाती है। फिर ये लोग आराम करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें बहुत ही ज्यादा कमजोरी होने लगती है। फिर ईव ब्लड के लिए अपने दोस्त मार्लो को कॉल करती है, पर वो फोन पिक नहीं करता। इसके बाद उन्हें बहुत ही ज्यादा नीड हो जाती है ब्लड की। फिर वो दोनों मार्लो के पास जाते हैं। कमजोरी का असर ईव से ज्यादा एडम पर नजर आता है। रास्ते में ये दोनों जब जा रहे होते हैं, तब कुछ लोग इनसे कहते हैं कि हमारे पास वो है तुम्हें जिसकी जरूरत है। तब एडम गुस्से में कहता है कि तुम्हारे पास वो नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। वो लोग डर जाते हैं। फिर वो दोनों मार्लो के घर चले जाते हैं। बिलाल उन्हें देखकर कहता है कि आप दोनों की हालत ठीक नहीं है। इसके बाद ईव मार्लो से मिलती है। वो अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहा होता है। ईव उसे पूछती है कि ये कैसे हो गया। मार्लो कहता है कि मैंने गलती से पुराना और ख़राब खून पी लिया और उस खून ने मेरी बॉडी में जहर का काम किया, जिसकी वजह से अब मैं मर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। मार्लो उन दोनों को एक छोटी बोतल में ताज़ा फ्रेश ब्लड देता है ताकि उनकी हालत कुछ सुधर सके। ईव और एडम उस बोतल में से कुछ घूंट पीते हैं। फिर वो लोग मार्लो से डिस्कस करने लगते हैं कि उसने सीक्रेटली कैसे शेक्सपियर के प्लेज लिखे थे, और उन्हीं बातों के दौरान मार्लो मर जाता है। मार्लो के मर जाने के बाद ईव रोने लगती है। एडम उसे शांत करता है। दोनों आपस में बात करते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि उन्हें आगे क्या करना है। फिर ईव एडम से कहती है कि एडम, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं सब मुझे दे दो। मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लेकर आती हूँ, बस यहाँ से कहीं जाना मत। एडम गली के कोने पर खड़ा रहता है। फिर उसे पास के क्लब से एक मधुर गाने की आवाज सुनाई देती है। एडम उस तरफ खिंचा चला जाता है। क्लब में एक लड़की हॉन्टिंग सॉन्ग गा रही होती है। ईव भी वहां आ जाती है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद एडम उस लड़की की तारीफ करता है। ईव कहती है कि उसका नाम यास्मीन है, वो लेबनीज है, फ्यूचर में वो बहुत फेमस हो जाएगी। इसके बाद ईव एडम को एक ब्यूटीफुल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ओडी देती है। एडम उसकी बनावट की तारीफ करता है और उसे बजाकर देखता है। फिर ये दोनों एक शांत जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। खून की छोटी बोतल भी खत्म हो गई होती है। ये दोनों आपस में मरने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। दिमाग में सिर्फ ब्लड ही घूम रहा होता है। फिर वहां एक कपल आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे होते हैं। एडम और ईव उन्हें देखने लगते हैं। ईव उन्हें देखकर कहती है कि ये दोनों कितने सुंदर हैं और डिलीशियस भी। एडम के अंदर का वैम्पायर भी जाग जाता है। वो कहता है कि हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है। इसके बाद एडम और ईव उन दोनों का खून पीने की इंटेंशन से उस कपल के पास जाते हैं। ईव और एडम के वैम्पायर वाले दांत भी बाहर आ जाते हैं और यहीं कहानी खत्म हो जाती है। द एंड। ऐसे ही अपने फेवरेट शोज और मूवीज देखने के लिए चेक इन करें Amazon प्राइम पर। ये मूवी भी आपको वहीं पर मिलेगी। आई होप आपको ये वैम्पायर वाली स्टोरी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और आपके क्वेश्चन और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो ऐसी अच्छी स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।